यहाँ से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आगे चलो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, वैसे मुझे खुद ही थोड़ी सी सजेशन दे दो चैट में, ताकि फिर मैं भी सोचूं। आई फील लाइक अभी काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स को पहले डील कर लेना चाहिए, बट आप लोग भी सजेशन दे दो। वी कैन ऑल्सो डू ईयरली, रिसेंट जो ईयरली पेपर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो रिसेंट नहीं आए 22 के 21 के, तो आई गेस मैंने किए हैं, आई थिंक देयर ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। 22 के आई गेस कर सकते हैं, तो बता दो व्हाट डू यू सजेस्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट रुको। सो पूछ रहे हैं, the forces are applied to a rigid body, the forces all act in the same plane, which body is in equilibrium? क्या ए इक्विलिब्रियम में है? सीम्स लाइक इट, ए मुझे आंसर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्यों होगा आंसर? आप किसी भी एक पॉइंट को पिवट कंसिडर कर लो, कंसिडर एनी पॉइंट एज द पिवट ऑन द बॉडी। सो लेट्स सपोज हम बीच वाले पॉइंट को पिवट कंसिडर कर लेते हैं, तो एफ की वजह से तो मोमेंट कोई प्रोड्यूस हो नहीं रहा, इसका मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका उतना ही क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस पे ओवरऑल मोमेंट भी जीरो है। पहली बात तो है कि मोमेंट जीरो हो गया, या टॉर्क जो है वो रिजल्टेंट जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद ये देखो कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। जो अपवर्ड फोर्सेज है मिला के हाफ एफ और हाफ एफ, वो वन एफ होगी, और नीचे वाली भी एफ है, तो ऊपर भी एफ नीचे भी एफ कैंसिल आउट हो जाएगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज, तो ए शुड बी द आंसर। बाकी जितनी भी बॉडीज है उसके अंदर आप सेंटर को एज अ पिवट कंसिडर करके देखो, तो उनमें या तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रही होंगी, और अगर फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी तो मोमेंट नहीं बैलेंस हो रहे होंगे। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करें। ये वाला जो क्वेश्चन है, इनके अंदर एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, शायद आपको याद हो लास्ट टाइम अराउंड से, और अगर नहीं याद तो अभी बता देता हूँ, बट पहले खुद ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों के एक साथ आंसर बताओ। ओके, आमना आप पूछ रही हो व्हाई नॉट बी, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ बी क्यों नहीं होगा। बी में अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर तो हैं, द फोर्सेस आर इक्वल्स टू जीरो, बट अगर मैं इनकी बात करूं, इसका तो कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अब तक मसला नहीं है, लेकिन इसका मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दे विल एड अप एंड देयर इज नो क्लॉकवाइज मोमेंट व्हिच इज कैंसिलिंग देम आउट, सो जो इनका रिजल्टेंट टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस वन इज डेफिनेटली नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये रोटेट करेगी बॉडी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ये बॉडी। आ जाओ वापस इस पे आ जाओ। I'll try to keep my explanations short today, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा देता हूँ, so I'll try के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रखूँ और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकें। दोनों क्वेश्चंस के मुझे साथ आंसर बताओ। आप लोग एग्जाम की डेट क्या है? 17th, इज दैट राइट? 17th। ऑलराइट, लेट्स एक्सप्लेन द फर्स्ट वन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? पूछ रहे हैं a lightweight rod xy has an object weight of weight w fixed at one end, the rod is in equilibrium। ये उन्होंने आपको बता दिया कि रॉड इक्विलिब्रियम में है। Resting on a roller at z
and a vertical wall X. The roller exerts a force R on the rod. The diagram shows the directions but not the magnitudes. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डायग्राम आपको डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो एरो के साइज से शो नहीं कर रहा. यूजुअली ये क्या करते हैं कि एरोज जो बड़ी फोर्स होती है उसको बड़ा एरो बना देते हैं, जो छोटी फोर्स उसके छोटा एरो बनाते हैं, बट दे हैवंट डन इट. दे हैव नॉट डन इट लाइक दैट. सो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ डायरेक्शंस दी हुई हैं, उसके थ्रू आप कैसे आंसर निकाल सकते हो. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट द रॉड एक्स. इसका एक बड़ा आसान तरीका होता है, और आसान तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, तीनों, अगर कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी हो जो कि इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि आप सारी जो दो फोर्सेस बनी हुई हैं, पहले उनका लाइन ऑफ एक्शन बनाएं. जैसे W का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन W का बना लिया, W को एक्सटेंड कर दिया. सिमिलरली आई वांट यू टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R एज वेल. ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहे हैं. व्हेन थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये रूल कहीं लिख लो. When three forces on an extended body are in equilibrium, तो उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सबके लाइन ऑफ एक्शन सबके क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं. किसी एक पॉइंट पे सबके लाइन ऑफ एक्शन मीट करते हैं. इस लॉजिक को फॉलो करते हुए पॉइंट एक्स पे जो फोर्स लग रही है उसको किधर, किस डायरेक्शन में होना चाहिए. क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए? डेफिनेटली नॉट. क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए? नहीं. क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए? नहीं. फोर्स जो एक्स की है वो इसके अंदर से पास करनी चाहिए. सो एक्स का भी जो लाइन ऑफ फोर्स जो एक्स से लगेगी उसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास करेगा, विच शोज कि जो वायर्स पे फोर्स लगाई, जो वॉल की वजह से फोर्स लग रही है पॉइंट एक्स पे, इट विल बी इन दैट डायरेक्शन. और ये किससे मैच हो रही है? पॉइंट डी से मैच हो रही है. एम आई क्लियर? इस बात को देखते रहो, साथ साथ तीसरा पॉइंट भी देख, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो. थ्री फोर्सेस आर शोन, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. कौन सा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा? दोबारा से वही चीज देखो. कौन सा डायग्राम ऐसा है जिसमें तीनों पॉइंट्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करेगा? आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो. वेरी क्लियर टू सी. लेट्स चेक. ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है. क्लियरली नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट. इसके बाद ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका, नॉट इन इक्विलिब्रियम. ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, डेफिनेटली इन इक्विलिब्रियम. आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं. ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट टू क्वेश्चंस करो. पहले वाले में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड. यूनिफॉर्म का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म बोर्ड इज हेल्ड by two fixed points, two fixed rods at point P and Q. The person standing at end R is shown. The forces exerted by the rods are vertical. The board remains in equilibrium. Person moves slowly towards point Q from R. So person is direction में move कर रहा है. Which row describes changes
to the forces exerted on the board. All right, let's look at the forces that are exerted by these rods. बंदा जो फोर्स लगा रहा है उसकी फोर्स तो इस डायरेक्शन में होगी, इस बंदे का जो फोर्स होगी वो यहाँ से लग रही होगी डाउनवर्ड्स। क्यू की वजह से जो फोर्स लग रही होगी मोस्ट प्रोबेबली दैट इज अपवर्ड्स, और पी की वजह से, एक मिनट होल्ड करो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे आर की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, क्यू की वजह से प्रॉब्ली अपवर्ड फोर्स लगेगी, और पी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। अब इसका बड़ा एक आसान तरीका है, आप किसी भी एक पॉइंट को एज अ पिवट कंसिडर कर लो, या आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं पॉइंट पी को पहले पिवट कंसिडर कर लेता हूँ। पॉइंट पी को मैंने एज अ पिवट कंसिडर किया, और मैंने एक्सप्रेशन बनाई कि यार सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, अगर पी मोमेंट्स अबाउट क्यू जो है, जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं about point P should be is equals to clockwise moments about P, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट P, सॉरी मैंने एक साइड पे क्लॉकवाइज लिखा और दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं फोर्सेस सब्स्टिट्यूट करूं और डिस्टेंसेस सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझसे उससे मुझे आंसर का पता चल जाएगा कि फोर्स बढ़ेगी या कम होगी। आप अपने डायग्राम पे आओ और डिस्टेंसेस मार्क करो। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस D1। P के ऊपर जो अपनी फोर्स लग रही है वो तो यूजलेस है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको D2 कह रहे थे। अब इस बात को सोचो बेटा कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो R की वजह से लग रहा है, फोर्स R मल्टीप्लाइड बाय फोर्स R मल्टीप्लाइड बाय D2, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है वो Q की फोर्स पे लग रहा है, तो हम लिख देंगे फोर्स Q मल्टीप्लाइड बाय D1। अब आपको ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे D2 कम होगा, D2 की वैल्यू कम होगी, तो वो जो Q की वैल्यू उसको क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू को क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम होगा बिकॉज द पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो D1 की वैल्यू, D1 इसको लिखना था, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलत लेवल हो गया, यहाँ पे D1 डालना था और यहाँ पे D2 डालना था। अच्छा, अब D1 की वैल्यू बेटा अगर कम हो रही है, D1 की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए Q के ऊपर? सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको नजर आ रहा है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट, द वेट डज नॉट चेंज, D2 ऑब्वियसली रिमेन्स फिक्स्ड, तो D1 की वैल्यू कम होने से Q की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि यहाँ पे Q को डिक्रीज होना चाहिए। अब या तो A बनता है या C बनता है, B और D तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में एक और दफा, अब दूसरी दफा यही एक्सरसाइज जब करूंगा तो मैं पिवट इसके बजाय इसको कंसिडर कर लूंगा, पॉइंट Q को एज अ पिवट कंसिडर कर लूंगा। अब मेरे डिस्टेंसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अब मेरा डिस्टेंस D2 तो वही रहेगा, लेकिन अब जो D1 डिस्टेंस है वो मेरा ये वाला होगा। डिस्टेंस D1 को ऐसे मार्क करना चाहिए। मैं इसकी डिटेल में जाके एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से आंसर न दें, बल्कि एक्सप्रेशन बना के प्रॉपर प्रूफ के साथ आंसर दें। सो आप बोले यार क्लॉकवाइज मोमेंट्स about Q is equals to anti-clockwise moments about Q। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसका लग रहा है, वही R इंटू D1, और यहाँ पे भी D1 कम ही होगा बिकॉज इज मूविंग टू द लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है, P की जो फोर्स लग रही है, P की जो फोर्स दैट क्रिएट्स एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द डिस्टेंस इज D2। सो D1 के कम होने से P भी कम होगा ऑब्वियसली, सो दोनों ही चीजें कम हो रही हैं, ये भी कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें सही आ रही हैं? ऑप्शन ए के अंदर दोनों चीजें सही आ रही हैं। जब तक आप ऊपर वाला सॉल्यूशन समझ रहे हो देखते रहो उसको साथ साथ, मैं उसको विजिबल रखता हूँ लेकिन साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते हैं। 3 पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, पैरेलल का वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। The results of these, as a result of these forces, the object is in equilibrium.
What must be correct for these forces? They all act along the same line. मुझे तो लगता है कि यार यही आंसर होना चाहिए, और तो इसमें कोई तुक नहीं बनती। अगर तीन फोर्सेस पैरेलल हैं, मतलब कि नहीं, they don't have to act along the same line. They don't have to, ये जरूरी नहीं है. They all have the same magnitude. They do not all act along the same line. They do not all have the same magnitude. Okay, let's think about this object. ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे तीन पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. लेट्स सपोज एक यूं एक्ट कर रही है, एक यूं एक्ट कर रही है, और एक और फोर्स है जो यूं एक्ट कर रही है. ठीक है. अब सोचने की बात यह है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्या सबका सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है? पहले पॉइंट बी को डिस्कस करो. क्या सबका सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है? ऑब्वियसली तीन फोर्सेस हैं, अगर तीनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करी तो तीनों एडअप होंगी, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा. लेकिन अगर लेट सपोज दो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और एक नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो अगर तीनों का सेम मैग्नीट्यूड हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, क्या आंसर कभी भी जीरो आ सकता है? कभी भी नहीं. 10 + 10 20 हो जाएगा, और नीचे 10 माइनस होगा तो आंसर 10 ही आएगा, जीरो तो नहीं आएगा. सो दे कैन नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड. दिस थिंग इज रॉन्ग. बी तो आपने गलत प्रूव कर दिया. दे डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन. क्या ये बात जरूरी है? जरूरी तो नहीं है. दे डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ये कोई जरूरी बात तो नहीं है. वो सेम लाइन पे एक्ट कर भी सकते हैं और सेम लाइन पे एक्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. क्योंकि लेट सपोज मेरा यहाँ पे पिवट यहाँ पे, या लेट सपोज मैं कह देता हूँ इनमें से ही एक फोर्स जो है वो पिवट के ऊपर रखी हुई है. ये वाला पिवट मैं बता देता हूँ, इस पॉइंट को पिवट ले लेता हूँ. ये जो ग्रीन पॉइंट मैंने बनाया ये पिवट है. अब इस फोर्स का तो कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन इसका और इसका तो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? इसका और इसका तो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो इससे क्या होगा? क्या आपके पास जो है वो आएगा आंसर अपना इक्विलिब्रियम आएगा? क्या मोमेंट जीरो हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, बट जरूरी नहीं है कि यार मस्ट बी करेक्ट, मतलब ये लाजमी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट. बिकॉज किसी भी हाल में लेट सपोज मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ, ये स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है ना, गलत प्रूफ बड़े आराम से किया जा सकता है. सपोज कर लो ये वाली फोर्स तो इररिलेवेंट हो गई. अब मैं कहता हूँ यार ये वाली फोर्स 10 न्यूटन की है और ये वाली फोर्स 20 न्यूटन की है, और मैं आपको डिस्टेंसेस कुछ ऐसे देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर्स और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर्स. तो अब आपको नजर आ रहा है, सॉरी इसको 10 करना था मैंने, ये वाली 10 न्यूटन की फोर्स है और ये वाली 20 न्यूटन की फोर्स है. अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है 2 × 20, ये कितना हो रहा है? 40 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. और 10 × 4 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके पिवट से डिस्टेंस, इससे भी 40 ही आंसर आ रहा है. तो ये कोई मस्ट बात नहीं है. स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी करेक्ट. ये जरूरी नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट हर हाल में होना जरूरी है कि दे कांट बी एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. दे कैन नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन एंड स्टिल बी इन इक्विलिब्रियम. ये बात मस्ट होना जरूरी नहीं है. तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, कोई इसको कोई लाजमी होना नहीं है. उसके बाद स्टेटमेंट ए जो है वो भी देखने में ऐसा लगता है कि सही लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई वो सेम लाइन में ही एक्ट करें, क्योंकि वो सेम लाइन में एक्ट करी है तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसी रॉड पे जो ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसी रॉड को दोबारा बना लेता हूँ. ये रॉड है आपकी. अब इसमें मैं तीन फोर्सेस बनाता हूँ. एक ऐसे बना देता हूँ 20 की, एक ऐसे फोर्स बना देता हूँ 10 की, और नीचे की तरफ एक फोर्स बना देता हूँ 30 की. मैं कहता हूँ तीनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं. अब ना तो ये कोई, अगर यही पॉइंट पिवट है तो ना तो ये कोई मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और ना ही इनका कोई रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है. तो ये भी जरूरी नहीं है कि भाई कोई लाजमी जो है वो दे हैव टू एक्ट अलोंग द सेम लाइन. हमने कहा कि अगर एक्ट अलोंग द सेम लाइन कर रही हूँ या ना कर रही हूँ, उसके बावजूद दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम आ सकता है और इक्विलिब्रियम नहीं भी आ सकता. तो ये वाली बात भी जरूरी नहीं है, बट ये वाली बात डेफिनेटली लाजमी है. दे कैन नॉट ऑल हैव द सेम मैग्नीट्यूड. उनका सबका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड हो. मतलब अगर तीन फोर्सेस हैं और पैरेलल एक्ट कर रही हैं, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि 10 न्यूटन की ऊपर वाली फोर्स है, 10 न्यूटन की नीचे वाली फोर्स है. तो लेकिन एक और फोर्स जो है वो भी 10 न्यूटन की है. मतलब दो फोर्सेस आपके ऊपर 10 की लग रही हैं, 10 और 10, और नीचे वाली 10. इससे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता. इसमें कोई सिनेरियो आप नहीं क्रिएट कर सकते. इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर लो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, राइट?
इसको इसके करीब ले आओ, दूर ले आओ, या इसको रिवर्स कर दो, बट देयर इज नो सिनेरियो वेयर यू कैन रीच इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तीनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डिफरेंट होना जरूरी है, तो डी आपका आंसर बनता है यहाँ पे। दे कैन नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, देयर इज नो वे यू कैन क्रिएट इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड्स, पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली अगर वो पैरेलल हो। पैरेलल की बात जहन में रखनी है, मतलब हाँ अगर उल्टी पुल्टी डायरेक्शन होती तो बना सकते थे क्लोज ट्रायंगल और उससे उससे हो सकता था, लेकिन अभी पैरेलल वाली कंडीशन भी जहन में रखनी है। तो यहाँ ये थोड़ा सा, ये जो सबसे मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल होते हैं ये वही वाले होते हैं विच स्टेटमेंट करेक्ट वाला, या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, या विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट वाला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आ जाओ आगे चले और क्वेश्चंस करें। I want you to do this question first, 2 minutes maximum, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। Horizontal force exerted by the wall on rod XY. ऑलराइट, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि यार ये पूरा चीज जो है वो फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, सो ऑब्वियसली हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी लगा सकते हैं, मतलब कंडीशन मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम फोर्सेस इक्वल टू जीरो भी रख सकते हैं। अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टी की वैल्यू है टेंशन, वो कैसे होगी। यहाँ से टेंशन एक्ट कर रही होगी ऑब्वियसली अलोंग द रॉड, ये वेट है डाउनवर्ड्स, इसका इन्होंने वेट नेग्लिजिबल कर दिया है, इसका भी वेट नेग्लिजिबल कर दिया। कह रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है पॉइंट एक्स से जो इस डायरेक्शन में लग रही होगी रॉड पे, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी। टेंशन कैसे निकालेंगे आप? बड़ा आसान तरीका है। टेंशन निकालने के लिए आप ये करें कि इस पॉइंट को पिवट कंसिडर करें, कंसिडर दिस पॉइंट एज योर पिवट। अब आप पिवट को कंसिडर करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को देखें। इस वाली फोर्स का मोमेंट प्रोड्यूस होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मोमेंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स बना लिए। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट, यू शुड नो दैट बाय दिस टाइम। अब हम क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहे हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा टी साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा 75 इंटू 0.5। 0.5 और 0.5 तो कैंसिल ही हो गया, राइट? 0.5 और 0.5 तो कैंसिल हो गया, और तो कोई मोमेंट यहाँ पे लग नहीं रहा, राइट? तो हमारे पास टी साइन 30 की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जरा मुझे बताओ। टी क्या आ जाएगा? आई थिंक 150 आ जाएगा। टी आपके पास 150 आ गया। अब आपको पता लग गया टी 150 है। अब इसके अंदर आप ये वाली कंडीशन लगाओ कि यार जो लेफ्ट की तरफ फोर्सेज लग रही है वो राइट के बराबर होंगी, जो राइट की तरफ फोर्सेज लग रही है वो लेफ्ट के बराबर होंगी। इसका मतलब यहाँ पे एक ही फोर्स है जो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रही है, टी का ये वाला कंपोनेंट। मतलब ये और ये दे शुड कैंसिल ईच अदर आउट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन
फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन जो आपको रूल्स बताया मैं मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि t cos 30 माइनस एफ, या आप कह लो कि शुड बी इक्वल टू माइनस एफ शुड बी इक्वल टू 0। या तो आप ये बात लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, या आप सिंपली ये लिख लो कि यार t cos 30 इज इक्वल टू एफ। अब t की वजह आपको पता है कि 150 है और यहाँ पे आपने डालना है cos 30, इससे f आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आई, 150 cos 30 निकालो, दैट गिव्स यू 129.9। इससे आपके पास 130 आंसर आ जाता है। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा जल्दी से ये वाला भी करें। 4 beams of same length have 3 forces acting on them. Which beam has both zero resultant force and zero torque? मतलब कौन सी बीम इक्विलिब्रियम में है? इस टाइप के सवाल हमने पहले भी देखे हैं, आप आराम से बता सकते हो। पिवट शिवट कोई नहीं है, आपको खुद ही अंदाजा लगाना है। पिवट आप किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर एनी सिंगल वन पॉइंट एज द पिवट। जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑल ऑफ दीज बीम्स व्हाट आई विल डू एज द ट्रिक, आई विल जस्ट यूज दिस पॉइंट एज द पिवट फॉर ऑल ऑफ द बीम्स। जहां पे फोर्स लग रही होती है ना, वहां पे पिवट लेने का फायदा क्या होता है कि वो वाली फोर्स का आपको टॉर्क नहीं निकालना पड़ता। अब आपने चेक करना है रिजल्टेंट फोर्स भी और रिजल्टेंट टॉर्क भी। पहले रिजल्टेंट फोर्स सब में चेक कर लो ताकि वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाए। अब जैसे कि 50 प्लस 30 कितना होता है, 80। 80 माइनस 90 0 नहीं होता, तो डेफिनेटली ए इज नॉट द आंसर। ए इज डेफिनेटली नॉट योर आंसर, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट फोर्स ही 0 नहीं आ रही, तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। 70 प्लस 36 106 के बराबर होता है। चलो एटलीस्ट यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 आ रही है, इतना तो आप कह सकते हैं। एटलीस्ट दिस मच इज ट्रू। सी के अंदर चेक कर लेते हैं, 35 प्लस 28 क्या होता है, 63 होता है। चलो जी, यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स तो 0 आ रही है। और लास्ट वाले में 42 प्लस 70 क्या होता है, 112 होता है। यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स तो इक्वल टू 0 आ रही है। तो अब ए तो एलिमिनेट हो गया था, बी सी और डी का मुकाबला है, इनमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो जो ये वाली फोर्स है अब यहाँ पे, ये वाली इसका तो आपको मोमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पिवट इसी पॉइंट पे। नाउ यू जस्ट नीड टू डू क्लॉकवाइज मोमेंट इस वाली फोर्स का कंपेयर टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस वाली फोर्स का, और फिर देखो कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन पार्ट बी आई कैन डू 36 इंटू 50। 36 इंटू 50 करता हूँ, या मुझे लाइट ऑन करने देना, एक सेकंड वेट करो। ऑलराइट, 36 इंटू 50 करना है हमने। 36 इंटू 50 करके देखते हैं, हमारे पास आता है 1800। 1800 क्लॉकवाइज मोमेंट आता है। अब 70 इंटू 30 करके देखते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आपका 2100 आ रहा है, तो डेफिनेटली नॉट इक्वल। ठीक है, तो बी भी आपका आंसर नहीं है, बी एलिमिनेट हो गया। सी पे चेक कर लेते हैं, 28 इंटू 50 1400 आता है क्लॉकवाइज मोमेंट। 35 इंटू 30 करके देखो, इससे 1050 आ रहा है, ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे, तो प्रॉब्ली डी ही आंसर होगा। सी भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन डबल चेक कर लेते हैं। 42 इंटू 50 gives you 2100 and 70 into 30 also gives you 2100। सो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क 0 है, तो आपका आंसर डी हो गया। समझ पड़ी आगे बात? ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम वगैरह निकालते हो। चेक करो इसको, देखो। Which diagram shows the direction of the horizontal and the vertical forces acting on the beam? जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे फोर्सेस लग रही है बीम के ऊपर, बीम पे फोकस करना है आपने, एयर कंडीशनर पे फोकस नहीं करना। बीम पे जो फोर्सेस लग रही है उनकी डायरेक्शन किसमें सही दिखाई हुई है। याद रखो बीम इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली अदरवाइज द बीम वुड हैव बीन ब्रोकन एंड वुड बी ऑन द फ्लोर। सो बीम क्लियरली इक्विलिब्रियम में है। तो पहली बात तो ये है कि भाई अपवर्ड्स और डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्ट और राइट वाली फोर्स कैंसिल आउट होनी चाहिए। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें लेफ्ट और राइट और अप और डाउन कैंसिल आउट नहीं हो रहा, उसको तो आप एलिमिनेट कर दो। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। अब उसके बाद आप ये देखो कि जितनी भी फोर्सेस इन्होंने बनाई हैं, ये कपल्स बनाए एक तरह से।
तो आप देखोगे क्या कपल्स जो है वो एक दूसरे का मोमेंट कैंसिल आउट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट की जगह साथ में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसको कैंसिल आउट करने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स तो सब में जीरो है, अब रिजल्टेंट टॉर्क किस में जीरो बन रहा है। यार मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली फोर्स मिलके क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन साथ में ये वाली भी मिलके क्लॉकवाइज ही मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑब्वियसली ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कपल, और ये वाला भी मोमेंट क्लॉकवाइज ही मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मींस रिजल्टेंट मोमेंट तो कभी भी जीरो नहीं होगा, इसमें रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई आई विल नॉट चूज ए। बी को चेक करते हैं। बी में इसकी वजह से और इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, इसकी वजह से और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। सो दिस माइट कैंसल आउट। अभी मैं बी को चूज नहीं कर रहा, मैं पहले सबको चेक करता हूँ, हो सकता है ये बात कहीं और भी ट्रू हो जाए, तो पहले कंफर्म कर लें। इसकी और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी और इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एड अप हो जाएंगे, विल नेवर गेट टू जीरो। सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। डी को चेक कर लेते हैं। इसकी वजह से और इसकी वजह से क्लॉकवाइज, इसकी वजह से और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस कैन कैंसिल आउट। अब बी और डी का मसला बनता है कि बी और डी को कैसे डिसाइड करें। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस कि बीम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो सबसे पहले पॉइंट क्यू के बारे में सोचो। पॉइंट क्यू पे जो फोर्स लग रही है, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस ऑन द बीम, राइट, एक्टिंग ऑन। ऑन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल कि पॉइंट पी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगे बीम पे। पॉइंट पी पे फोर्स नीचे की तरफ लगनी चाहिए, ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। व्हेन एयर कंडीशनर ही बीम के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, डाउनवर्ड्स लगा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एसी ऑन द बीम, शुड इट बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, बताओ। पॉइंट पी के बारे में सवाल हो रहा है, क्या ख्याल है। एसी बीम को किस डायरेक्शन में पुश करेगा, डाउन ही पुश करेगा ना। हाउ कैन इट पुश इट अपवर्ड्स। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम यूज कर सकते हैं। सो क्लियरली दिस वन इज द प्रॉब्लम। ये डी भी हमारा आंसर नहीं है, और हमारा आंसर इसलिए ए बनता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर ली, बाकी अपने रूल्स यूज किए और मिला के आंसर आ गया। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस फाइल। तो अभी क्लास में टाइम है, टाइम सेव करते हैं, और हम थोड़े से क्वेश्चंस क्या नाम है, व्हाट डू यू कॉल इट, प्रेशर डेंसिटी और अपथ्रस्ट के क्वेश्चंस जो है वो हम करते हैं, क्योंकि ये हमने जो है वो पहले टच अपॉन नहीं किया। कुछ डेंसिटी के क्वेश्चंस हैं व्हिच लाइक साउंड रियली इजी, बट मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स गो थ्रू डेंसिटी क्वेश्चंस। अगर किसी को माइक्रोमीटर का यूज नहीं आता तो एक दफा ये वाला क्वेश्चन लाजमी कर लो, जस्ट इन केस, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। पहले क्वेश्चन 15 कर लेते, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद ये वाला कर लेंगे। बाकी सारे फिर मिलते जुलते क्वेश्चन है, मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, दो चीजें मिक्स करते हैं, उनकी डेंसिटी निकलवानी होती है। देन वील डू सम प्रेशर क्वेश्चंस एज वेल, ओके। उसके बाद हम कुछ प्रेशर के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले डेंसिटी के 3 क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, लेट्स डू द फर्स्ट वन। आई विल वेट। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपको दिखा रहा हूँ, आप दोनों साथ साथ करें, शाबाश।
ओके, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। हुआ किसी का 1, थोड़ी सी वर्किंग लंबी है बट थोड़ी सी स्पीड इसीलिए बढ़ानी भी पड़ेगी यहाँ पे। सो लेट्स सी, सॉलिड मेटल स्फेयर है, स्फेयर की बात हो रही है, माइक्रोमीटर से उसका डायमीटर ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका मास जो है वो 0.45 ग्राम्स है, डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एंड। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी शुड बी मास ओवर वॉल्यूम। नाउ मास इज गिवन टू यू बट मांगा हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, सो दिस शुड बी कन्वर्टेड टू केजी, व्हिच दिस विल बिकम 0.450 टाइम्स 10 टू द पावर -3 kg। तो पहली बात तो यहाँ पे ये आ जाएगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग कि मास का यूनिट कन्वर्ट कर। सेकंड बात आ जाती है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन ये बताया हुआ है कि स्फीयर है, सो यू शुड नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन अब उसके बाद भी बात ये आती है कि यहाँ पे आपको डायमीटर निकाल के दिखाया हुआ है, लेकिन आपको रेडियस की रीडिंग नहीं दी हुई। अब रिमेंबर ये डायमीटर है, नॉट द रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर जब आप निकाल लोगे तो d/2 करके आपके पास रेडियस आ जाएगा। अब रीडिंग कैसे लेते हैं ये आपको लेनी आनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। ये है 3, ये 4, तो दिस मस्ट बी 3.5 and this must be 4.5, so the main scale reading is 4.5 mm. And then which line coincides with this horizontal line? This one, which is 31, or you can say 0.31 mm. तो ओवरऑल रीडिंग क्या हुई, 4.5 प्लस 0.31 कितना हो गया, 4.81 mm। ये मेरा डायमीटर है, 4.81/2 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.405 mm मेरा रेडियस आ गया। अब याद रखो इसको मुझे एज अ मीटर जो है वो डालना है फॉर्मूला के अंदर, बिकॉज दिस इज मिलीमीटर्स। सो 4/3 पाई आ गया और आर की जगह आप डाल देंगे 2.405 टाइम्स 10 टू द पावर -3। और जाहिर सी बात है इसको क्यूब करना मत भूलना, ठीक है। 10 की पावर -3 अलग है और इसका आर का क्यूब जो है वो अलग बात है। तो यहाँ से वर्किंग कर लो, निकाल लो। ये करने को आप सब कुछ एक साथ भी कर सकते हो, बट स्टेप्स में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। वरना आप सब कुछ एक साथ कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो, टाइम उससे और बच सकता है, बट देन दैट कैन लीड टू मिस्टेक्स। ओके, वॉल्यूम मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है भाई 5.82 या 83 कर लो टाइम्स 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब मैंने निकाली डेंसिटी तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, वेट अ मिनट। मेरे पास आ रहा है 7722। नाउ व्हिच वन डज इट मैच? इट मैचेस सी, सो सी हमारा आंसर। ओके, वर्किंग ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट फिर भी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला किसी से हुआ था, मिक्सचर वाला? Did anyone do it? 3 oils of different densities are mixed, no chemical activity occurs, मतलब वॉल्यूम शॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, टोटल वॉल्यूम उनका मिला के उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के बराबर है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर? याद रखो जब भी आपको टोटल डेंसिटी निकालनी हो तो वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम से आती है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब टोटल मास क्या होगा इस बात के बारे में जरा सोच लेते हैं। टोटल मास क्या होगा आपको नहीं पता? नहीं, आपको पता है क्योंकि आपके पास इंडिविजुअल मासेस हैं। सो 1200 प्लस 1500 प्लस 4000। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अगर आप तीनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल लो तो आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, यहाँ पे भी इन दोनों को डिवाइड करके वॉल्यूम, इन दोनों को डिवाइड करके वॉल्यूम आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकालूंगा सबका, कैसे? मास और डेंसिटी को डिवाइड करके, बिकॉज डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी।
तो जी 1200 डिवाइडेड बाय 1100 क्या आ गया 1.1, बस रफ रख रहे हैं ठीक है 1.1। उसके बाद 1500 डिवाइडेड बाय 860 ये आ गया भाई 1.7। बिल्कुल मैं राउंडिंग ऑफ करके काम कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। और लास्ट जो है वो 4000 डिवाइडेड बाय 910 इसका वॉल्यूम आ रहा है जी 4.4। अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी टोटल वॉल्यूम। So you should be able to tell the answer with this. Pretty straightforward. फोर पॉइंट फोर हमारा आंसर आ जाएगा 930। 930 के सबसे करीब ये आंसर है, हमारा आंसर ए हो गया। ऑलराइट, देख लो एक दफा, अगर थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए देखना है दोनों के सॉल्यूशन तो देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। All right, I want you to do this one now. जिससे ऊपर वाला हो जाए बेशक नीचे वाला भी करे, बट ऊपर वाला लाजमी करना है। मुझे जवाब बताओ, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। इस बात के कॉन्सेप्ट को आप यूज करो तो आपके पास आंसर आराम से आ जाना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आया? आमना, मनाल, अबीहा कह रहे हैं डेंसिटी वाटर की 1 है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे जाके बड़ी यूजफुल रहेगी। आपको पता है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम जो है वो मास अपॉन डेंसिटी हो, अब अगर किसी चीज़ की डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब उसका मास और वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है। दैट लीड्स टू द कंक्लूजन कि उसका वॉल्यूम और मास बराबर होगा। मतलब पानी का जो 1 ग्राम है वो पानी के 1 cm³ के बराबर है। डज दैट मेक सेंस? मतलब you can just literally, if you know the mass of the water, you automatically know the density of the volume of the water as well. They are the same. तो उसकी density 1 है। मैं कहूँ मेरे पास 500 grams water है, that means I also have 500 cm³ volume of water. Anyways, glycerine की density 1.3 है। Water is added to a measuring cylinder containing 40 cm³ of glycerine. Density of the mixture is 1.1. Assume that the mixing does not change the total volume. What is the volume of water added? So volume of water added निकालना है। Again वही concept use करें। Concept क्या है? Density जो total होती है बेटा, वो total mass upon total volume के साथ आती है। ये concept अपने साथ इस्तेमाल रखो, mixtures वाले question में हमेशा हो जाए। अब आप ये देखो कि total volume, यहाँ पे total mass क्या है? Total mass आपको
अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, आप निकाल सकते हो। हाउ कैन यू डू दैट? वेल, यू नो द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन एंड यू नो द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन। आपको पता है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, उससे ग्लिसरीन का मुझे मास बता दें। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1.3 डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन को मल्टीप्लाई करके ग्लिसरीन का मास निकाल सकता हूँ। ठीक है, ग्लिसरीन का मास न्यूमरेटर में आ गया, प्लस वाटर का मास। आई डोंट नो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, आई डू नॉट नो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम चाहिए। अब मुझे ये पता है कि ग्लिसरीन का वॉल्यूम 40 है, बट मुझे तो नहीं पता कि वॉल्यूम को कितना वाटर ऐड किया, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन मजे की बात ये है कि अब आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन किस चीज के इक्वल है। नहीं, ये तो आपको बताया हुआ उन्होंने, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, द टोटल डेंसिटी आपको बताई भी है कि 1.1 है, तो दिस इज ऑल इक्वल्स टू 1.1। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1.1 भी आ गया। अननोन क्या है इस इक्वेशन में, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, बट व्हाट डिड आई टेल यू, वाटर का वॉल्यूम और मास एक ही है, बराबर ही है एसेंशियली। वैसे तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, बट सी, तो क्या मैं वॉल्यूम और वॉल्यूम मास को भी वॉल्यूम ही लिख सकता हूँ? कैन आई जस्ट राइट द मास एज वेल लाइक द वॉल्यूम? उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपली, बिकॉज मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम वाटर के अंदर। तो ऊपर भी W है, नीचे भी W है, सॉरी ऊपर भी V और नीचे भी V है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट फाइंड द वैल्यू V फ्रॉम दिस इक्वेशन। दैट्स ऑल आई नीड टू डू। रीअरेंज करनी, सॉल्व करनी और आंसर निकालना। सो इसको रीअरेंज करते हैं। 1.1 लेफ्ट साइड पे अंदर आ जाएगा 40 प्लस V, राइट साइड पे 1.3 इंटू 40 कितना होता है, ये होता है 52, ब्रैकेट में ज्यादा वो 52 हो गया, प्लस V हो गया। अब 1.1 इंटू 40 कितना होता है, लेफ्ट साइड का ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 44 प्लस 1.1 V इज इक्वल टू 52 प्लस V। ये वाला V 1.1 V माइनस V कर लो, और वहां पे 52 माइनस 44 कर लो, ये आ जाएगा 0.1 V, और वहां पे क्या आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 0.1, 80 cm क्यूब। कैलकुलेटर को हाथ लगाए बगैर ही पूरा सॉल्व हो गया आराम से। ठीक है, सो डेंसिटी के क्वेश्चंस करना सीखे। इसी तरह के मिक्सचर्स वाले ही क्वेश्चंस हैं मोस्टली, थिंग्स आर गेटिंग मिक्स्ड टुगेदर। सो दीज आर नॉट लाइक ओ लेवल क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा इनमें कॉम्प्लिकेशन है, बट दे आर नॉट दैट हार्ड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि मिक्सचर को कैसे ट्रीट करना है। अब इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात रियलाइज कर लो कि ये जो रो जी एच का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, कैन बी अप्लाइड to solids as well, okay, solids as well of uniform cross sectional area। बस इतनी बात है याद रखो, ये प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। वैसे तो आई नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, वेयर फोर्स इज नॉर्मल टू एरिया, बट ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होगा। स्टार्ट करो पहले वाले क्वेश्चन से, इनफैक्ट पहले क्वेश्चन में यही यूज होगा, चेक करके देख लो, करो अप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ। ये बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम मत लगाना प्लीज। तुम लोग आंसर बताना बंद हो गए बोल के, पता नहीं थक गए क्या हो गए। स्टेमिना मेरा गिरना चाहिए, तुम लोगों का स्टेमिना गिर जाता है आधे घंटे बाद। शाबाश, 10 मिनट और लगाएंगे फिर उसके बाद खत्म। टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Amna, do you study in PF chapter? अभी आप A2 में हो and you are repeating AS, is that the case? So you are giving your first attempt. So May June में क्या हुआ था? Why did you not give the attempt in May June? Were you not prepared or what? अभी तो तुम्हारी तैयारी में अच्छी लग रही है।
वैसे पीएफ चैप्टर में आपको कौन पढ़ा रहा था? She was my teacher as well, back because I also did my A levels from PF chapter. She was my teacher as well. That's like 10 years ago. ओके, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बेटा बी है। आया कैसे आंसर, अभी चेक कर लेते हैं। आप देखें यार कि प्रेशर रो जी एच के बराबर है, लेकिन एच की जगह आप एक्स लिख दें बिकॉज इन्होंने हाइट को एक्स बोला हुआ है। उसके बाद आपको फर्दर ये पता होना चाहिए, उन्होंने कहा विच एक्सप्रेशन गिव्स द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, राइट? तो आप डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाए, प्रेशर अपॉन जी एक्स। आंसर आ गया, एक स्टेप था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी। एरिया वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिराइव करोगे रो जी एच शुरू से। You can actually use this and solve this as well, but it will take you 3 or 4 steps because you will have to derive the formula. यहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर आएगा। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ रो जी एच यूज करके ही आंसर आएगा दूसरे वाले पार्ट का भी, दूसरे क्वेश्चन का भी। तो करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ। देखो बोल रहे हैं which two blocks exerts the same pressure on the ground. Actually there are many blocks, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिनका सेम प्रेशर लग रहा है, लेकिन उनमें से आंसर में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। सही आंसर किसी एक का लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं सही आंसर लेकिन वो उन्होंने नहीं यहाँ पे बताया हुआ। तो आपने वो ढूंढना जो ऑप्शंस में भी हो। चेक करो फिर मुझे बताओ, सब पे रो जी एच लगाओ। जितने भी लाइट ग्रे वाले हैं सबकी डेंसिटी रो है, जो डार्क ग्रे वाला है टी, उसकी डेंसिटी 2 टाइम्स रो है, उसकी डेंसिटी ट्वाइस देन ऑल द अदर्स है। अभी हाँ आप सीडर में थी, and you're not, are you still going to Cedar or not? अच्छा नहीं, you are in Eden, आ गया मुझे याद, sorry, you are in Eden, so are you still going there for A2 or not? A2 की क्लासेस चल रही हैं या ब्रेक लिया हुआ है, लीव या क्या सीन है? तो आप रोज जा रही हो उसका मतलब कॉलेज? ओके, एंड who's taking your classes over there? सर फर्रुख है या कौन है? सर फैसल, सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनता है? देखो बेटा, इसका भी प्रेशर क्या है, रो जी, तो सबके लिए जी है, और हाइट इसकी एच है तो इसका भी एच हो गया। इसका प्रेशर क्या बनेगा? अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए या कम लगना चाहिए, बिकॉज एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। बट यहाँ पे प्रेशर सेम लगेगा, इन दोनों का प्रेशर सेम है। क्यों बेटा? क्योंकि पहली बात तो है कि इफ यू अप्लाई रो जी एच देन इट जस्ट टेल्स यू कि हाँ भाई रो जी एच है, बट थिंक अबाउट व्हाई द प्रेशर वुड बी द सेम। अपने आप से जरा इस बारे में डिस्कशन करो कि क्यों प्रेशर सेम होगा। आप कहते हो यार एरिया डबल हो रहा है सर, तो प्रेशर तो आधा हो जाना चाहिए, बट डिड यू नॉट थिंक कि ये चीज का साइज डबल हो रहा है तो इसका वेट भी तो डबल हो जाएगा? ये भी तो सोचो लॉजिकली, अगर सोचो किसी को एक्सप्लेन करो कि वो बोले यार ये क्या बात हुई, आपने पहले मुझे बोला कि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर प्रेशर आधा क्यों नहीं हो रहा? भाई बात ये कि एरिया डबल हुआ, चीज भी तो बड़ी हो गई साइज में, तो उसका वेट भी तो डबल हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इवेंचुअली तो आंसर वही आएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए रो जी एच वर्क्स, दैट इज द रीजन व्हाई रो जी एच वर्क्स फॉर सॉलिड्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसका भी रो जी एच ही है सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि हाइट डबल है, और यहाँ पे भी रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि हाइट डबल है, और यहाँ पे रो ही डबल है, बाकी तो जी और एच ही है। तो अब देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, टी का और आर का सेम है, आई मीन इतने सारे कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमें दिया हुआ है सही वाला, एस और टी, ये वाला ऑप्शन सही दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं जानबूझ के। बनते बहुत सारे आंसर्स थे लेकिन उन्होंने सिर्फ डी को सही दिया। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन, बड़े अच्छे वाले सवाल देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, चलो एक काम करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना आप लोग, थोड़े से इसमें बचे हैं क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ अपथ्रस्ट के भी हैं, गो थ्रू देम, इनको प्रैक्टिस करो, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूँगा। ठीक है, मुझे बता देना कि मैं प्रेशर की प्रैक्टिस करवाऊँ अपथ्रस्ट की, बट मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली फिर भी इजी टॉपिक है, आप लोग बैठ के करोगे, समझोगे, पढ़ोगे, हो जाएगा। जहाँ पे हम ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एक तो ये है कि काइनेमेटिक्स के जो एमसीक्यूज हैं दे नॉट सो इजी, एंड डायनामिक्स के भी जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो आई थिंक हमें 2 दिन तो उस पर लगाने चाहिए, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स पे मिक्स कर लेंगे क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल के कर लेंगे कुछ, यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ, हम जो है वो ग्राफ्स के क्वेश्चंस कर लेंगे किसी दिन, कुछ मोमेंटम के, कुछ न्यूटन्स लॉस के। तो 2-3 दिन में मुझे लगता है डायनामिक्स काइनेमेटिक्स को करना चाहिए, फिर उसके बाद आगे चलना चाहिए। फिर वर्क एनर्जी पावर भी है, डिफॉर्मेशन भी है, वेव्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो मुझे बता देना। ठीक है, अपना ओपिनियन मुझे दे दो ग्रुप पे, फिर उसके बाद हम आगे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और वी कैन डू ईयरली पेपर्स एज वेल, मैंने ऑप्शन दिया है 22 के पेपर्स भी कर सकते हैं, तो बता देना क्या बेहतर लग रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।